हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। आई एम रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अब तो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ एक दो महीने ही पड़े हैं नियर अबाउट। तो अच्छे से पढ़ाई करना, मेहनत करना ताकि अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो हम लोगों ने वन शॉट कंप्लीट कर चुके हैं सारे चैप्टर्स के। केमिस्ट्री के चारों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है जो वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों के ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं गूगल मीट पर अप टू 10th क्लास तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, किसी को भी अगर एनरोल होना हो तो आप नीचे कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन नेचर एल्यूमिनियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट वेयर एज सिल्वर और गोल्ड आर फाउंड इन फ्री स्टेट, गिव रीजन। पूछा हुआ है कि नेचर में नॉर्मली जो एल्यूमिनियम है वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है, यहाँ तक कि बाकी जो सिल्वर और गोल्ड है वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। इसका क्या रीजन है? ये बेस है इसकी रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। ये हो गया एल्यूमिनियम। गोल्ड और सिल्वर क्या हो गया? एजी और एयू। हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, क्या थी? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। एजी एयू बहुत नीचे आते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज का। ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। सिल्वर और गोल्ड आर वेरी लेस रिएक्टिव, तो वो किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करते, फ्री स्टेट में रहते हैं वो। और यहाँ तक कि जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड। यही रीजन है कि जो एल्यूमिनियम है वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलता है, और जो सिल्वर और गोल्ड है वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड। एल्यूमिनियम इतना रिएक्टिव है कि नॉर्मली जो एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ भी रिएक्ट कर लेता है। और क्या बनाता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड? Al2O3, जो कि कौन सा नेचर का होता है? हमारे एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, ये था हमारा सवाल। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, गिव रीजन व्हाई प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। मतलब कि जो हमारा प्लैटिनम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, वो ही क्यों यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए? आयरन को क्यों नहीं यूज करते हम? और भी बहुत सारे मेटल्स है हमारे पास, उनको क्यों नहीं यूज किया जाता ज्वेलरी बनाने के लिए? हम लोग प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर को ही क्यों यूज करते हैं? देखो स्टूडेंट्स, इसके चार रीजन है कि हम इन्हीं मेटल्स को क्यों यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। पहला रीजन तो है कि ये बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। ये नॉर्मली दूसरे सब्सटेंसेस से या नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट है उससे रिएक्ट नहीं करते। सपोज करो अगर हम आयरन की ज्वेलरी बना रहे हैं, लोहे को यूज कर रहे हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, तो क्या होगा? लोहे पे जंग लग जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, रस्टिंग हो जाती है। क्योंकि जो लोहा है वो नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और रस्ट का फॉर्मेशन करता है, जंग लग जाती है उस पर। इसलिए जो प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर को यूज किया जाता है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ये नॉर्मली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। पहला रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन क्या हुआ? लस्टरस, या फिर कह सकते हो शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है इसमें। प्लैटिनम भी आपने देखा होगा चमकता है, इसकी चमक कम नहीं होती। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, जो हमारा, इसमें चमक होती है, लंबे टाइम तक ये चमक रहती है, इसमें शाइनिंग की प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं लस्ट्रस। ठीक है, ये भी रीजन है इसका ज्वेलरी बनाने का। थर्ड होता है मेलिएबल, ये जो मेटल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा मेलिएबल होते हैं। एंड फोर्थ वन इज डक्टाइल। ये आप लोगों को ध्यान होगा, ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। क्या मीनिंग होता है इसका? कि हम जब इन मेटल्स को बीट करते हैं तो ये थिन शीट्स में और थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब इनमें से जो ज्वेलरी है ना, उनको बनाना आसान है। हम लोहे से बनाएंगे तो लोहे को तो बीट करने में इतना टाइम लग जाएगा, वो बेंड करना बहुत मुश्किल है उसको। इसलिए हम लोग प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर का यूज करते हैं। पहला, ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। सेकंड, इसमें शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है, चमक होती है। थर्ड और फोर्थ क्या है? मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, मतलब इसको हम बीट करके थिन शीट्स में या थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड की थिन शीट बना सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये चार रीजन है मेनली कि हम
इन्हीं मेटल्स को यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। गिव रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। क्या पूछा हुआ है कि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर भी हम इसको खाने के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उसमें यूज करते हैं। क्या रीजन है इसका? देखो, इसके 2 से 3 रीजन है बेसिकली कि हम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, फिर भी उसको यूटेंसिल्स की तरह यूज करते हैं। पहला रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये नॉर्मल हीट हम प्रोवाइड करते हैं किचन में स्टोव से, जो उसके उससे मेल्ट नहीं होता है। हमें यही तो चाहिए यूटेंसिल्स में कि वो इजीली मेल्ट ना हो जाए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि ये नॉर्मल हीट हीट से मेल्ट नहीं होता। ये भी रीजन है कि हम इसे यूज करते हैं। सेकंड रीजन क्या है कि ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, मतलब हीट को अपने अंदर से पास होने देता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सपोज करो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने कोई यूटेंसिल रखा हुआ है जो कि एल्यूमिनियम से बना है, उसके अंदर हम खाना बना रहे हैं, तो हीट हम पास कर रहे हैं। अगर ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता तो खाना पकता कैसे? क्यों? ये एक अच्छा कंडक्टर है, इसलिए तो खाना बन पा रहा है इजीली। तो ये भी रीजन है कि दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए भी हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम को। और क्या रीजन है कि ये जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन, एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। ये होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक लेयर बना लेता है जो कि बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव होती है, जो रिएक्ट नहीं करती है। तीसरा रीजन तो ये हो गया मेन। सपोज करो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने क्या करा, एटमोसफेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना ली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो एल्यूमिनियम तो नीचे रह गया, उसके ऊपर क्या है? लेयर चढ़ी हुई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब वो लेयर क्या कर रही है? प्रिवेंट कर रही है एल्यूमिनियम को किसी और से रिएक्ट करने के लिए। अब जो ऑक्सीजन आएगा वो उस एल्यूमिनियम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ऊपर तो लेयर बनी हुई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तभी ये था कि एल्यूमिनियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, पर ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करता किसी से। तो ये 3 रीजन है बेसिकली कि एल्यूमिनियम इतना रिएक्टिव होने के बावजूद भी हम इसको यूटेंसिल्स में यूज कर रहे हैं। एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इजिली मेल्ट नहीं होता एल्यूमिनियम। सेकंड है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। थर्ड होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, एक परत बना लेता है, जो आगे किसी और मेटल से या किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करती। तो ये 3 रीजन थे मेन, ठीक है। अगला है नेम द फॉलोइंग, वन वर्ड है ये, सिंपल। 3 पार्ट है इसके। पहला पूछा हुआ है लस्टरस कलर्ड नॉन मेटल। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कलर्ड भी होता है और लस्टरस मतलब शाइनिंग होती है? नॉर्मली हमने नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था? वो नॉन लस्टरस होते हैं, उसमें शाइनिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती। पर हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो जिसमें चमक होती है, जिसमें शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है। वो था हमारा आयोडीन। जो भी मैंने एक्सेप्शंस बताए थे वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है, ठीक है। ये तो था हमारा ए पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है मेटल था ये, सॉरी, अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन पाम। हाथ पे, पाम पे रखने पे ऐसा कौन सा मेटल है जो मेल्ट हो जाता है? कौन से होते हैं? गैलियम और सीजियम, ये भी पढ़ा था हमने। तो इसमें लिख देते हैं हम लोग गैलियम, ठीक है। सी पार्ट क्या है इसका? अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर कौन सा था हीट का? याद करो कौन सा होता है? लेड, पीबी, ठीक है। और गुड कंडक्टर कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर, ये सब गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये तीनों पार्ट हो गए हमारे। ये सारे जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल नॉन मेटल की, उसमें जो भी एक्सेप्शंस थे उससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब ध्यान रखना ना, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम के लिए। ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा, अ मेटल फॉर्म्स एन ऑक्साइड हैविंग फार्मूला M2O3। कोई मेटल है वो ऑक्साइड बनाता है जिसका जनरल फार्मूला है M2O3। यहाँ M क्या डिनोट कर रहा है? मेटल, ठीक है। इट डिजोल्व्स बोथ इन एसिड एंड बेस। ये जो मेटल, ये जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई द मेटल एंड राइट द रिएक्शंस।
आपको मेटल पहचानना है, कौन सा मेटल है जिसका फॉर्मूला क्या होगा M2O3, और वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी, और हमें रिएक्शंस लिखनी है। पहले तो हम मुझे ये बताओ कि वो कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उन ऑक्साइड्स को? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स पढ़े थे, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। ये वर्ड ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से आते हैं इसमें? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये वाला यही हो जाएगा M2O3। मेटल कौन सा हो गया हमारा? एल्यूमिनियम। और कौन से होते हैं इसमें? लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो M2O3 किसका होगा? Al2O3। तो हमारा मेटल तो क्या हो गया? एल्यूमिनियम। अब हमें क्या करना है? दोनों के साथ रिएक्शन देखनी है, एक बार एसिड के साथ और एक बार बेस के साथ। ये हमने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिखा, फिर हमने HCl ले लिया, सपोज करो एसिड के साथ। देखते हैं हम क्या बनेगा। ये एल्यूमिनियम इसके साथ कंबाइन करके बनाएगा AlCl3 प्लस वाटर। AlCl3 क्या हो गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड। सेकंड हम लेते हैं बेस के साथ में, जैसे हमने ले लिया NaOH, इसमें क्या बनेगा? NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट और H2। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये थी हमारी एसिड और बेस के साथ में रिएक्शंस। और मेटल कौन सा हो गया हमारा? एल्यूमिनियम। और जो ऑक्साइड्स एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। व्हाट हैपेंस टू पोटेशियम एंड सोडियम इफ दे आर केप्ट ओपन? मतलब अगर हम इनको खुला ओपनली रख दें तो क्या होगा पोटेशियम और सोडियम के साथ? एंड सेकंड क्वेश्चन है इसी में, व्हाई आर दे इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल? सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। हम लोगों ने जो रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर देखा था उसमें जो पोटेशियम और सोडियम है वो सबसे ऊपर आते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेशियम और सोडियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। पोटेशियम और जो सोडियम होते हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इवन जो मतलब एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। ये लिख सकती हूँ मैं, रिएक्ट विद वाटर वेपर्स दैट आर प्रेजेंट इन एयर। प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। ये इतने रिएक्टिव होते हैं, आग लग जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए हम इसको ओपन नहीं रख सकते। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, समझ में आया? क्योंकि पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं ये उनके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाते हैं, मतलब फायर कैच कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, व्हाई आर दे इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल? इसको फिर कैरोसिन ऑयल में क्यों डिप करके रखा जाता है? सपोज करो ये कोई बीकर है, ये हमने ले रखा है कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल, और इसमें हमने डाल दिया सोडियम पोटेशियम को, सोडियम पोटेशियम ले लिया। तो इसका रीजन ये है कि कैरोसिन ऑयल में डिप हम इसलिए करके रखते हैं क्योंकि जो एनवायरनमेंट में एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है ये उसके साथ में रिएक्ट ना कर सके। क्योंकि हम लोगों को पता है कैरोसिन क्या है, एक ऑयल ही है, ऑयल और वाटर आपस में कभी मिक्स नहीं हो सकते। तो अगर हम सोडियम पोटेशियम को इसमें डिप करके रखेंगे तो वाटर वेपर्स इसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। अगर एंटर ही नहीं कर पाएंगे तो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो फायर कैच नहीं करेंगे। तो यही रीजन है कि हम इसको कैरोसिन में डिप करके रखते हैं ताकि वो आग फायर ना कैच करें, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ऑयल और वाटर तो कभी मिक्स होते ही नहीं है, वाटर वेपर्स यहाँ से एंटर कर ही नहीं पाएंगे अंदर। तो ये रीजन है इसमें हम कैरोसिन में डिप करके रखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिवर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। हमें एक रिएक्शन दे रखी है जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ में, क्या बनता है? जिंक सल्फेट और कॉपर। फिर पूछा हुआ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रीजन। मतलब इसका अगर हम रिवर्स कर दें ZnSO4 प्लस Cu ले ले तो वो पॉसिबल नहीं है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो विद द हेल्प ऑफ अ रीजन, क्यों होगा ऐसा?
देखो पहले हम इस रिएक्शन को समझते हैं। ये हमने जिंक लिया, इसकी रिएक्शन करवाई CuSO4 के साथ, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और कॉपर। कॉपर सल्फेट का कलर होता है हमारे ब्लू। कई बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कलर्स के बेस पे, और जो जिंक सल्फेट है ना वो हमारा कलरलेस होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ तो ब्लू कलर फेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाता है और साथ में कॉपर रिलीज होता है। जिंक सल्फेट का कलर कुछ नहीं होता, वो कलरलेस होता है। तो यही रीजन है, वो उसके साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर कुछ ब्राउन कलर हल्का सा दिखता है जो कि होता है हमारे कॉपर का। आपको कलर्स भी ध्यान रखने हैं। ये कौन सी रिएक्शन हुई हमारी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना हमने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव, और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या बन गया? ZnSO4 प्लस Cu। ब्लू कलर फेड हो गई, कलरलेस हो गया। इस तरह से भी पूछ सकते हैं। फिर पूछा हुआ है कि इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। रिवर्स मतलब उल्टा कर दिया हमने, इस तरीके से ले लिया ZnSO4 प्लस Cu। तब क्या होगा? क्या वापस CuSO4 प्लस Zn बनेगा? नहीं। तब क्या होगा? नो प्रोडक्ट फॉर्म, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, पर कम रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे कॉपर तो लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो आपको लिखना है नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, नो प्रोडक्ट। तो यही रीजन है कि इस रिएक्शन का रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ये किस पे बेस्ड था? रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्शन कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इन तीनों के कलर्स ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है और कॉपर ब्राउन कलर का होता है। कलर के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। A metal X combines with a non-metal Y by transfer of electrons to form a compound Z। क्या बोला हुआ आपको? एक X मेटल है वो कंबाइन करता है Y नॉन मेटल के साथ और एक कंपाउंड बनाता है जिसका जो है Z बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इस पे 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। देखो सबसे पहले तो आपको इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? हमने दो कंपाउंड्स पढ़े थे, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। क्या क्या डिफरेंस था दोनों में? देखो आयनिक कंपाउंड्स और उनमें जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और उन कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। और दूसरी साइड कोवलेंट बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था? जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो दोनों नॉन मेटल्स के बीच में बनता है और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बल्कि जो आयनिक कंपाउंड है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है, एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो कंपाउंड होगा आयनिक कंपाउंड, और उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर दोनों नॉन मेटल होते तो कोवलेंट होता, वो बनता है शेयरिंग से, ये बनता है ट्रांसफर से। अब क्या पूछा हुआ है? स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड जेड। कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। टेल अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड जेड। जो जेड कंपाउंड बना हमारा आयनिक कंपाउंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा हुआ है। हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, इजिली मेल्ट नहीं होते वो। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, विल दिस कंपाउंड डिजोल्व इन कैरोसिन। कैरोसिन ले लो या फिर पेट्रोल ले लो। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि लाइक डिजोल्व लाइक, जो सेम तरह के सब्सटेंसेस होते हैं वो उसी में डिजोल्व होते हैं, या फिर कहते हैं हम लोग पोलर डिजोल्व पोलर और नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमने ले लिया NaCl। NaCl में क्या होते हैं? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये कौन से नेचर के होते हैं? हमारे आयनिक कंपाउंड्स पोलर नेचर के। पोलर मतलब पोलैरिटी होती है, चार्जेस होते हैं इसमें। और जबकि दूसरी साइड जो कैरोसिन और पेट्रोल होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो जो पोलर सब्सटेंसेस है वो खाली पोलर चीजों में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर में नहीं होंगे। तो पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होते। तो इसका आंसर आएगा नो।
Ionic compounds not dissolve in kerosene, or you can say that petrol. Fourth question is, will this compound be a good conductor of heat? ये भी हमने एक दो क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो मॉल्टन या फिर एक्वस स्टेट में कंडक्टिविटी शो करते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में नहीं करते। मॉल्टन मतलब मेल्ट कर दिया हमने उसको। इसका रीजन क्या है कि जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें आयनिक कंपाउंड्स के पास फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते। जैसे इसी एग्जांपल से समझते हैं, ये एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। अगर हम इसको सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं तो ये क्रिस्टल लेटाइज की फॉर्म में है, इसके जो आयंस हैं वो डिसोसिएट नहीं हुए हैं अभी Na+ और Cl- में। सॉलिड स्टेट में वो एक क्रिस्टल लेटाइज की फॉर्म में है, तो उस सॉलिड स्टेट में उसके पास फ्री आयंस नहीं होते, इसलिए वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। जबकि अगर हम मॉल्टन या फिर एक्वस स्टेट लें तब क्या होता है, उसके पास फ्री आयंस आ जाते हैं, जैसे Na+ और Cl-, इसमें डिसोसिएट हो गया, तो फ्री आयंस होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। तो इसका आंसर आप कह सकते हो यस, in molten or aqueous state they show conductivity, but they don't show conductivity in solid state. The reason is due to presence of free ions. ठीक है, ये हो गए हमारे चारों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। देखो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने की एक टेक्निक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जिंक मेटल होता है जो उसकी लेयरिंग कर देते हैं, उसकी एक परत बना देते हैं। मेनली ये आयरन की रस्टिंग के लिए प्रिवेंट करने का काम करता है, मतलब जो लोहे पे जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है, उससे प्रिवेंट के लिए हम लोग ये प्रोसेस यूज करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जिंक जो मेटल होता है उसकी एक लेयर बना देते हैं। ये काफी बार 1 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज करते हैं। बेसिकली हम जिंक यूज करते हैं। सपोज करो ये आयरन है, आयरन को हमें रस्टिंग से प्रिवेंट करना है। रस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रस्ट बना लेते हैं। हमें क्या करना है कि ये आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की एक परत लगा देते हैं, ताकि इससे होगा क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा आयरन और रस्टिंग होगी नहीं। तो ये मेन मेथड है, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्निक गैल्वेनाइजेशन। इसमें बेसिकली हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज एन अलॉय, गिव वन एग्जांपल। व्हाट डू यू मीन बाय अलॉय। अलॉय क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले, अलॉय एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल का या फिर मेटल और नॉन मेटल का। मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं होमोजीनस होता है या हेट्रोजीनस होता है। तो अलॉय क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। या तो दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर होगा या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। और मिक्सचर कौन सा होता है, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, और